In last lecture we have discussed about the VBT, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, VBT थ्योरी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी थी, जहां पर हमने कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात की थी, फिर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में बात की थी, फिर हमने किसके बारे में बात की थी, डाइपोल मोमेंट के बारे में बात की थी। डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस क्या क्या थी, कहाँ कहाँ पर डाइपोल मोमेंट यूज हो रहा था, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आई, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी, सबसे पहले हमारे पास वेस्पर थ्योरी नाम से पता चल रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो अब देखो इसमें क्या कहता है, इसने शेप बताई, इसने शेप बताई, किसने, वेस्पर थ्योरी ने, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की शेप बताई, किसके बेस पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसने क्या कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी का मतलब क्या है कि जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब तक रिपेल करते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाते। मींस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच क्या हो जाए हमारे पास, रिपल्सन मैक्सिमम। मींस रिपल्सन जब मैक्सिमम होगी तो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन क्या हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे से दूर चले जाए, कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मींस इनके बीच रिपल्सन क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। तब वो क्या कर जाएगा, स्टेबिलिटी को गेन कर जाएगा, और उस टाइम हम क्या डिसाइड करेंगे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसी है। अब देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर, अलग अलग एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते थे, शेयरिंग कर। बट हमें पता है ऑक्टेट रूल सिर्फ हमारा सेकंड पीरियड तक ही क्या हो पाया था, फॉलो हो पाया था, ठीक है, उसके बाद फॉलो अप नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर क्या कहता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करते हैं कि ताकि वो क्या कर जाए, स्टेबिलिटी को गेन कर जाए, मींस उनके अंदर क्या हो जाए, अब मिनिमम रिपल्सन। देखो दोनों पास पास थे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी, रिपल्सन मैक्सिमम रहेगी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को इतना रिपेल कर दें कि एक दूसरे से इतने दूर चले जाएं कि इनके बीच क्या होनी, रिपल्सन होनी बंद हो जाए, तो उस टाइम वो क्या कर जाता है, स्टेबिलिटी को गेन कर जाता है। तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में हमारे पास उसकी शेप को कौन डिसाइड करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में हमारे पास और कौन कौन से एटम उसके साथ एसोसिएट हो रखे। तो उसमें क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम रिपेल ईच अदर in a molecule and hence exist as far as possible in the space so that maximum stability or minimum energy gain। तो क्या कर जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन कर जाए। अब फिर कहता है कि हमारे पास सेकंड पॉइंट के अंदर क्या कहता है कि इनके अंदर जो लोन पेयर के बीच तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है, फिर किसके बीच, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, और फिर किसके बीच, बॉन्ड पेयर के। अब ये क्या भाई, लोन पेयर जो हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पहले हम पढ़ चुके हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, लोन पेयर। लेकिन जो अदर एटम के साथ बॉन्डेड हो चुकी हो तो उनको क्या बोला जाता है, बॉन्ड पेयर। अगर मैं किसी भी एग्जांपल की बात करती हूँ, मान लो मेरे पास CO2 है, तो क्या कहा था हमने कि कार्बन के सराउंडिंग में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और देखो मैंने क्या कहा, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से एडजस्ट कर गए कि जिसके अंदर मिनिमम रिपल्सन। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन इस साइड से और एक ऑक्सीजन इस साइड से, क्योंकि इसके पास क्या भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर मुझे सेंट्रल मेटल एटम इसके साथ भी एसोसिएट कर गई और इसके साथ भी एसोसिएट कर गई। तो यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये शेप कैसे बन गई, लीनियर शेप बन गई। क्या इसके ऊपर कोई भी अनबॉन्डेड या आप कहोगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के क्या हो चुके हैं,
शेयर हो चुके हैं। देखो इनका इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी शेप के ऊपर, बट सेंट्रल मेटल एटम का के ऊपर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो ये शेप हमारे पास लीनियर नहीं होती। इट मींस इफ इन एनी केस हमारे पास सारे के सारे बॉन्डेड एटम्स, या मींस हम क्या कहें, बॉन्डेड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, कौन सा एटम, सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बॉन्डेड है, तो इसका मतलब हमारे पास शेप कैसी बनेगी, लीनियर शेप बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ CH4 की, CH4 में भी हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसके अंदर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर होती है, ठीक है। और हमारे पास किस किस की बात कर रहा है, ये 3 एटम्स की, लेकिन इसके अंदर एटम्स कितने हो गए 1 2 3 थे, ये क्या 1 2 3 और 4, तो ये तो हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी। बट ये भी हमारे पास क्या थी, सिमेट्रिकल थी, और ये भी हमारे पास क्या रहेगी, सिमेट्रिकल। थर्ड पॉइंट कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर हमारे पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाए, क्या हो जाए कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर इफ इन एनी केस एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। भाई ध्यान रखना, ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज होता है, शेप चेंज होती है, ठीक है। तो फोर्थ में क्या कहता है, इफ इन एनी केस कि अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास शेप चेंज हो जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल की बात करती हूं मैं, NH3, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें से हमारे पास 3 तो क्या हो चुके हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो चुके हैं, तो 3 तो हमारे पास बॉन्डेड हो चुके हैं, बट अभी भी 2 क्या बच गए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो हमारे पास बॉन्ड पेयर है, और ये हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर। हमने क्या देखा था, लोन पेयर के बीच रिपल्सन क्या होती है, ज्यादा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, या फिर हम कहें कि बॉन्ड पेयर की बजाय अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर ले लो, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन, ये क्या है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बट यहाँ पर रिपल्सन क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब स्ट्रक्चर्स तो मेरे पास ऐसे भी आ सकते थे भाई, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर, बट हमारे पास शेप इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ये वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर रिपल्सन बढ़ जाता है, जबकि हमारे पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन एज कंपैरिजन टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कम होता है। इस वजह से अगर हम बात करते हैं तो NH3 के बीच तो हमारे पास बॉन्ड एंगल ऐसे होने चाहिए थे 120 के, बट यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल सिर्फ किसके बीच लाई करता है, बॉन्डेड एटम्स के बीच लाई करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर मान लो मेरे पास क्या भाई, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मैं अगर इसकी शेप देखती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ ये 2 वाले किसके साथ एसोसिएट हो चुके हैं, हाइड्रोजन के साथ, मींस ये तो क्या बन गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ये वाले क्या बच गए भाई, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे कि एक तो यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, तो लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होगी। फिर हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन, लेकिन बॉन्डेड के बीच हमारे पास रिपल्सन एज कंपैरिजन टू दिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये बॉन्डेड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम। और जितने ज्यादा हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे बॉन्डेड एंगल हमारे पास जो होंगे वो क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक वेस्पर थ्योरी ने एक फार्मूला भी बताया था हमारे पास कि हम कैसे क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। ये तो डायरेक्ट हमने बॉन्डेड एटम्स देख के और डायरेक्ट बता दिया। इसमें क्या कहा, 1/2 किसका कर दो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, कि हमारे पास बाहर वाली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस अगर कोई मोनोवैलेंट उस एटम उसके साथ एसोसिएट है। मोनोवैलेंट कौन हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोनोवैलेंट का मतलब कि हमारे पास एक एटम को गेन या लॉस करते हैं, हाइड्रोजन गेन भी कर सकता है और लॉस भी। फ्लोरीन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को, एटम को नहीं इलेक्ट्रॉन्स को,
एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। और जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है जो भी एटम, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोवैलेंट। अगर इनके ऊपर कोई चार्ज है, अगर कैटाइन है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और एनायन है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, शेप को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो H2O की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वैलेंस सेल कितने होते हैं, 6 प्लस हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है, और कितने मोनोवैलेंट है, 2 है, माइनस कोई कैटाइन या एनायन नहीं है, और क्या 1/2 कितना आ गया, 4 में से हमारे पास 2 तो क्या है, बॉन्डेड है, तो क्या हो गया हमारे पास, 2 तो बॉन्ड पेयर है, यानी कि यहाँ पर H2O तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और रेस्ट जो रह गए 2 क्या बच गए हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, शेप को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम्स की। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, S और P ब्लॉक के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एटम्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो इस वजह से हम ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ sp ब्लॉक के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है कि अगर शेप, अब आप लोगों को पता चल जाएगी, अगर एक प्लेन के अंदर है तो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्लेनर कहलाएगी। बट अगर वो प्लेन के अंदर नहीं है, मीन्स आउट और आउटवर्ड निकला या इनवर्ड चली जाए, मीन्स अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, एक प्लेन के ऊपर है, 2 डायमेंशनल के अंदर है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगी, प्लेनर होगी। और अगर वो 2 डायमेंशनल के अंदर बजाय हमारे पास किसके अंदर आ जाए, 3D के अंदर, मीन्स आउटवर्ड या इनवर्ड चली जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो आप लोगों को सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का तो पता चल चुका है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अब कि हमारे पास प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। अब यही एग्जाम्पल ले लूंगी मैं NH3 का। तो NH3 और NF3 जब आप लोग देखते हो तो उसके अंदर दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, NH3 और NF3, NH3 NF3। इसके ऊपर भी वही सेम केस, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है इसके साथ क्या है, 3 फ्लोरीन एटम बॉन्डेड है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि एंगल दोनों के अंदर सेम रहेगा या अलग होगा। अब देखो भाई यहाँ पर भी सेम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा है, सेम केस इसके अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दिखने में एक जैसा, लेकिन यहाँ पर मुझे होता है ये बॉन्ड एंगल सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और फ्लोरीन बिकॉज नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, और यहाँ पर फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रिपल्सन कम हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मींस यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने स्टार्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल हमारे पास एज कंपैरिजन टू दिस क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इस थ्योरी से हमें क्या पता चल गया कि कैसे कैसे हमारे पास दिखने में जो अपीयरेंस होने में क्या लग रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक जैसे लग रहे हैं, बट उनके बॉन्ड एंगल के बीच भी क्या आ गया, हमारे पास डिफरेंस आ गया कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल्स क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। सेकंड कहता है कि हमारे पास प्लेनर और नॉन प्लेनर का पता करना हो तो हम क्या कहते हैं, अगर एग्जांपल मैं ले लूं, एक तो NH3 और एक ले लेती हूं मैं BF3। अब ये भी तो एक जैसे लग रहे हैं BF3, बट नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसके वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 बॉन्डेड हो चुके हैं और क्या रह गए, अनबॉन्डेड। बट इसके अंदर हमारे पास वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं, और 3 के 3 क्या हो चुके हैं, बी फ्लोरीन के साथ एसोसिएट हो चुके हैं। तो इस मींस यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये नाइट्रोजन देखो भाई, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन यहाँ पर है हमारे पास, और ये वाले 3 एटम कैसे हैं, एक आउटवर्ड द प्लेन, एक इनवर्ड, एक दो क्या हो जाएंगे प्लेन के ऊपर, और एक आउटवर्ड, और एक ये वाला क्या हो जाएगा अबव द प्लेन। अब मुझे ये बताओ BF3 में तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स कैसे, कि यहाँ पर
हमारे पास इसी प्लेन के ऊपर कोई आउटवर्ड, अगर यहाँ पर NH3 को भी ऐसे ही एज्यूम करो ना कि NH3, लेकिन उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। मीन्स ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जबकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इट मीन्स ये तो हमारे पास क्या रहेगी, प्लेन के ऊपर है तो प्लेनर है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन प्लेनर। अगर मैं CO2 की बात करूं, पहले भी की थी CO2 क्या एक प्लेन के अंदर ही है, तो ये हमारे पास क्या था, प्लेनर था। बट मैं H2O की बात करती हूँ, H2O ऑक्सीजन में क्या थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास इसी प्लेन के ऊपर है, अगर मैं इनकी बात करूं, अगर एक प्लेन के ऊपर है तो एक बिलो या अबव द प्लेन होएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों। उसके बाद ये लोन पेयर यहाँ पर नहीं होंगे, ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में होंगे कि एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, 3 डायमेंशनल, मीन्स प्लेन के ऊपर नहीं रहेगी, तो क्या आ गई, नॉन प्लेनर। मीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो भी दिख जाए आप लोगों के पास, वो सारी की सारी क्या होती है, नॉन प्लेनर होती है। जबकि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल के अंदर स्ट्रक्चर दिख जाए वो कैसी होती है, प्लेनर होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बोर्न-हैबर साइकिल की, ये तो हमारे पास क्या था भाई, वेस्पर थ्योरी विच एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर बेस्ड थी, हमारे पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कि एक दूसरे को इस तरह से रिपेयर करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन कर पाए। अब बात आती है बोर्न-हैबर साइकिल की। बोर्न-हैबर साइकिल ने क्या कहा, इसने रिलेशनशिप बताया भाई किस किस के बीच, लैटिस एनर्जी और हमारे पास अदर थर्मोडायनेमिक डाटा के बीच। तो विच टेल्स अबाउट द बोर्न-हैबर साइकिल, विच टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या थी हमारे पास, 3rd चैप्टर के अंदर, एनर्जी रिलीज व्हेन द 2 आयनिक एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव, यानी कि माइनस डेल्टा ऑफ एच, नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और जब भी हमारे पास एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, जैसे एनर्जी एनर्जी के केस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेल्टा ऑफ एच। तो ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन द लैटिस एनर्जी एंड अदर थर्मोडायनेमिक हमारे पास क्या होते हैं, डाटा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक डाटा का मतलब समझते हैं ना, जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर होता है। थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक का मतलब मूवमेंट, हीट का मूवमेंट होता है। मींस हीट रिलीज हो रही है, हीट गेन हो रही है। तो ये रिलेशनशिप बताता है लैटिस एनर्जी और अदर थर्मोडायनेमिक डाटा के बीच। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल की बात कर लेती हूँ भैया। मान लो आप लोग क्या देखते हो, Na सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस 1/2 Cl2 किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। और ये क्या बनाती है हमारे पास, NaCl इक्वेशन। लेकिन ये तो डायरेक्ट हमने इक्वेशन देख ली कि भाई ऐसे आ गया, इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कैसे ये हमारे पास आयनिक फॉर्म में आए, तब हमारे पास NaCl बन। तो वो रिलेशनशिप कौन बताता है हमारे पास, बोर्न-हैबर साइकिल। इसने सबसे पहले क्या कहा कि अगर मेरे पास सोडियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो हमने देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम ऑफ ए गैसियस एटम। क्या लिया था, गैसियस एटम। मीन सॉलिड से सबसे पहले हमें किसके अंदर लेके जाना है, इसको गैस के अंदर लेके जाना है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी एंथैल्पी का यूज होता था भाई, सब्लिमेशन प्रोसेस का। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास हीट चेंजमेंट आया वो लिखते। अब क्या कहते हैं, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए थी, आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या कहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम टू इजेक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम। तो Na पॉजिटिव आ गया, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है 1/2 ऑफ Cl2। अब देखो भाई, Cl2 एक मॉलिक्यूल है, सबसे पहले मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, एटम के अंदर कन्वर्ट करना होगा।
तो मैं क्या कर दूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा दूं, यानी कि डेल्टा ऑफ H बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जब होगा हमारे पास तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि Cl2 था तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो हमारे पास जो इंथैल्पी आएगी डेल्टा ऑफ H वो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन गेन है इंथैल्पी बोल दो। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी यहाँ से, तो किसकी फॉर्म में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था इसको गेन कर लिया, Cl नेगेटिव की फॉर्म में था। अब देखो यहाँ पर ये गैसीय थी पहले से, ये भी गैसीय थी, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमने क्या कहा था, when two or more than two ionic atoms are combined with each other then there will be release an energy, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी, मींस डेल्टा ऑफ H, और वो कैसी हो जाएगी, अब माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब भी आयनिक एटम्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है और वो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये मेरे पास क्या बना देगी, NaCl। अब देखो इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि हमारे पास जो लैटिस एनर्जी आई वो कैसे आई है, डेल्टा ऑफ H सब्लिमेशन प्लस जो चेंजमेंट आएगा डेल्टा ऑफ H आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव में आएंगी, फिर क्या है प्लस डेल्टा ऑफ H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दौरान क्या होता था भाई, एनर्जी रिलीज होती थी व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस एटम, तो डेल्टा ऑफ H E यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमारे पास माइनस डेल्टा ऑफ H लैटिस एनर्जी। टोटल किसके इक्वल होती है, हम क्या कहते हैं, चेंज इन द एंथैल्पी इज 0, तो टोटल 0 के इक्वल हो जाएगी, तो डेल्टा ऑफ H किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन, यानी कि चेंजमेंट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, चेंजमेंट इन द आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये डाटा आप लोगों को दे देगा कि सब्लिमेशन इतनी, आयनाइजेशन इतनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन इतनी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी है। तो यहाँ से हम कंप्लीट क्या निकाल सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास कैसे फॉर्म हुआ। तो इसकी बेनिफिकेशन क्या थी बोर्न हैबर साइकिल की, इसने सबसे पहले हमारे पास सारी के सारी इंथैल्पीज, चेंज इन इंथैल्पीज के बारे में बताया कि कैसे कैसे एटम्स कैसे कहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद क्या कहा, इन्होंने रिलेशनशिप ड्राइव कर दिया किस किस के बीच, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, सबका एक दूसरे के साथ क्या करवा दिया, रिलेशनशिप फाइंड आउट करवा दिया। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दी इसने, इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बता दी इसने, लैटिस एनर्जी बता दी। ठीक है, तो एक एक को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। आप लोगों को इसका डाटा दिया मिलेगा जब भी आपको न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना। ओके।